हेलो गाइस। स्वागत करती हूँ आपका एक और नए चैप्टर में जो कि है पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे हिसाब से एकदम धांसू तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम अपने चैप्टर को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे जैसे हमें लगेगा कि कल हमारा एग्ज़ाम है और हम ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं गाइस? चलिए बात कर लेते हैं चैप्टर के नाम की। नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। गाइस, पैनकेक्स वर्ड सुनने में ऐसा लगता है जैसे कुछ खाने का सामान हो। खाने का सामान सुनते ही हमारी जीभ में पानी आ जाता है। सो गाइस, हमें यहाँ पर पानी नहीं लेकर आना है जीभ में। पढ़ते हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स के बारे में। पैनकेक्स का आखिर मतलब क्या है? पैनकेक्स रिलेटेड किस चीज़ से है? एक्चुअली पैनकेक्स का मीन्स जो यहाँ पर दिया गया है वो है मेकअप। मेकअप? पैनकेक्स का मतलब मेकअप कैसे हो सकता है? हमारे हिसाब से तो पैनकेक्स का मतलब केक्स होता है शायद, लेकिन नहीं, इनके हिसाब से यहाँ पर पैनकेक्स का मतलब मेकअप से दिया हुआ है। यहाँ पर पोएट्स और मेकअप की कहानी दी गई है। आइए जानते हैं किस तरह इनका रिलेशन एक दूसरे के साथ है और पैनकेक्स का मतलब यहाँ पर मेकअप से क्यों दिया गया है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर गाइस। एक्चुअली स्टूडियो में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का मेकअप पैनकेक नाम के मेकअप से होता था। ये इतना ज़्यादा लगता था कि नेचुरल लुक को ख़त्म कर देता था। मतलब पैनकेक्स को फेस पर इतना ज़्यादा लगाया जाता था कि खूबसूरत लोग भी बदसूरत दिखने लगते थे। हम लोगों ने तो इसका नाम कभी सुना भी नहीं है, लेकिन ग्रीटा गार्बो, मिस गोहर, वैजंती माला जैसी एक्ट्रेसेस ने इसको यूज़ भी किया है, लेकिन इन्हीं में से एक रति अग्निहोत्री ने इसके बारे में सुना भी नहीं है। गाइस, मेकअप डिपार्टमेंट जो था वो एक बिल्डिंग में ऊपर की तरफ था, जहाँ पर जाने के लिए हमें स्टेयर्स का यूज़ करना पड़ता था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ओन करते थे। उनके दुनिया भर में बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, रहने की जगह थी। ये मेकअप रूम कम और हेयर सैलून ज़्यादा लगता था, क्योंकि मिरर के चारों तरफ 1 दर्जन भर लाइट्स लगी हुई थी, जिनकी रोशनी एक्टर और एक्ट्रेस के फेस पर डायरेक्ट पड़ती थी। गाइस, ये मेकअप डिपार्टमेंट सबसे पहले हेड किया था एक बंगाली ने, जो यहाँ पर बहुत साल रुका। उसने बहुत साल तक यहाँ पर काम किया था और फिर लेफ्ट कर दिया था। फिर वहाँ पर एक महाराष्ट्रियन आया, उसने कुछ दिन काम किया और फिर वो चला गया। फिर वहाँ पर एक आंध्र आया, मद्रास आया, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो बम्स और कुछ वहाँ के तमिल लोगों ने भी काम किया। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहे और काम चलता रहा। वहाँ पर ऑफिस बॉय करके एक लड़का था, जो सालों पहले एक होप लेकर आया था जेमिनी स्टूडियो में कि मैं भी एक एक्टर बनूंगा, नहीं तो एक पोएट तो बन ही जाऊंगा, नहीं तो एक राइटर तो बन ही जाऊंगा। लेकिन आज तक वो कुछ नहीं बन पाया, जिसके कारण उसका नाम ऑफिस बॉय पड़ गया। ऑफिस बॉय वैसे तो पूरे दिन जेलसी में रहता था, लेकिन कभी कभी वो क्राउड शूटिंग का मेकअप किया करता था। जब कभी क्राउड शूटिंग का मेकअप होता था, पैनकेक को एक बाल्टी में डालकर घोल लिया जाता था और इस तरह फेस पर लगाते थे, जैसे ब्रश से दीवार पर पेंट करते हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि मेरा क्या नाम है, मेरा क्या काम है, मैं कौन हूँ? मैं हूँ इस स्टोरी का राइटर। यस, आई एम द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। नेम इज़ अशोका मित्र। मेरा जन्म हुआ था 1931 में और मैं मर गया था 2017 में, लेकिन मेरी स्टोरी आज भी आप लोगों के बीच जिंदा है। मेरा काम एक छोटी सी लाइब्रेरी संभालना था, जिसमें ज़्यादा काम नहीं होता था। मैं बस वहाँ बैठकर न्यूज़पेपर की कटिंग करता रहता था। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा काम है न्यूज़पेपर की कटिंग करना। बस मुझे इस काम को करने में बहुत मन लगता था, पर स्टूडियो के सब लोग इसको फालतू समझते थे और वहाँ बिना वजह आते जाते रहते थे और मुझे ताने मारकर चले जाते थे। लेकिन मैं अपने काम पर फोकस्ड रहता था। कभी कभी जब ऑफिस बॉय को कोई काम नहीं होता था, तो वो मेरे पास आकर बैठ जाता था और मुझे बहुत पकाता था। बस यही दुआ करता था मैं कि रोज़ क्राउड शूटिंग हो। क्राउड शूटिंग में वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता था। गाइस, ऑफिस बॉय की आपको एक और क्वालिटी बता दूं। ऑफिस बॉय सुब्बू से बहुत जलता था। सुब्बू? ये सुब्बू कौन था? सुब्बू का नाम था कोटामंगलम सुब्बू। सुब्बू एक टैलेंटेड आदमी था, जो स्टूडियो का हेड का पसंदीदा मेंबर था। वो एक अच्छा राइटर था, अच्छा एडिटर था और अच्छा डायरेक्टर भी था। उसकी क्रिएटिविटी की वजह से स्टूडियो को काफ़ी फ़ायदा होता था। ब्राह्मण होने के कारण सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे। सुब्बू जेमिनी स्टूडियो के लिए एक डायमंड जैसा था।
एक जैम जैसा था। जहाँ डायरेक्टर एक सीन को प्ले करने के 2 तरीके निकालता था, वहाँ सुब्बू 1000 तरीके निकाल कर उसके सामने रख देता था। उसका तरीका सबको इतना पसंद आता था कि लोग प्ले में मेन हीरो हीरोइन से ज़्यादा सेकंड हीरो हीरोइन को पसंद करते थे। एक बार प्रोड्यूसर को सुब्बू का आइडिया पसंद नहीं आया, तो उसने 14 और तरीके निकालकर प्रोड्यूसर के सामने रख दिए। अगर जेमिनी स्टूडियो आज अच्छा चल रहा है, जेमिनी स्टूडियो का गोल्डन टाइम चल रहा है, तो सिर्फ सुब्बू की डायरेक्शन और डेफिनेशंस की वजह से। स्टूडियो में एक पोएट और राइटर का भी ग्रुप था। उसमें से एक लॉयर भी था जो कोट पैंट टाई बेल्ट पहनता था। इकलौता वो ऐसा इंसान था जो कोट पैंट टाई बेल्ट पहनता था, वरना बाकी सब वहाँ पर खादी कपड़े पहनते थे। एक बार एक एक्ट्रेस की किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है और लॉयर ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में उसने वो वीडियो उस एक्ट्रेस को दिखा दी, जिसके कारण वह डिप्रेशन में चली गई और उसका एक्टिंग करियर लॉयर की वजह से बर्बाद हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जेमिनी स्टूडियो की एक फिल्म फ्लॉप हो गई। उसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खर्च किया था, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ा। लेकिन एक दिन बॉस ने लिखना बंद कर दिया, और यह एकमात्र एग्जाम्पल है कि एक लॉयर की जॉब राइटर्स के काम बंद करने की वजह से चली गई, क्योंकि सभी पोइट्स को अब अपने घर जाने के लिए कह दिया गया था। अब जेमिनी स्टूडियो एसडीएस योगीहर, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय का फेवरेट मीटिंग प्लेस भी बन चुका था। यहाँ पर फूड कैंटीन भी थी, जहाँ उन सभी को अच्छी सी कॉफ़ी मिला करती थी। परेशानी के समय सभी वहाँ कॉफ़ी पीने के लिए मिलते थे। जब फ्रैंक बकमैन का लगभग 200 मेंबर्स का ग्रुप मोरल री-एर्मामेंट आर्मी 1952 में कभी मद्रास आया हो, तो उन्हें इंडिया में वेलकम करने के लिए जेमिनी स्टूडियो से बेहतरीन जगह नहीं मिली होगी। वहाँ पर उन्होंने 2 प्ले दिखाए, जोठम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर। जेमिनी स्टूडियो का स्टाफ कम से कम 20 अलग अलग कंट्री से 200 लोगों का वेलकम करना अच्छा गुजरा। बहुत महीनों बाद जेमिनी स्टूडियो में फ़ोन रिंग हुआ और पता चला कोई पोएट आने वाला है। वहाँ पर हमने सारी स्टेज दोबारा ओपन कर दी। सिर्फ इतना पता था कि वो इंग्लैंड के हैं, लेकिन ये नहीं पता था उनका नाम क्या है और कब पहुँचेंगे, और उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। इवन जेमिनी स्टूडियो का मालिक भी नहीं जानता था कि वो कौन है, कहाँ से आ रहा था। सिर्फ यही जानते थे कि इंग्लैंड से आ रहा है और इंग्लिश पोएट है, लेकिन उसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन जेमिनी स्टूडियो के बॉस भी नहीं जानते थे। स्टेज लग चुकी थी और सभी वहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन वो इंग्लिश पोएट अभी तक नहीं पहुँचे थे। इसलिए तब तक के लिए ओनर ने सबको अपनी बातों में उलझा कर रखा था। दोपहर में लगभग 4 बजे के आसपास वो इंग्लिश पोएट आया और अपनी स्पीच दी। लगातार स्पीच चल रही थी इंग्लिश की, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्पीच लगभग 1 घंटा चली। इसी तरह इंग्लिश पोएट स्पीच देकर वहाँ से चले गए, ना किसी से कुछ कहा, ना किसी से कुछ सुना, और वहाँ से चुपचाप चले गए। और इसी तरह उनकी ये स्टोरी एक मिस्ट्री बनकर रह गई, एक रहस्य बनकर रह गई। अब मैंने धीरे धीरे अपना सब कुछ खो दिया था। फिर एक दिन द हिंदू न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई कि द एनकाउंटर नाम का एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो मैं भी वहाँ पर पहुँच गया। जब मैंने उस किताब को खोलकर उसके एडिटर्स के नाम पढ़े, तो मेरा दिल खुशियों से भर उठा। एक्चुअली ये वो ही पोएट था जिसने जेमिनी स्टूडियो को विजिट किया था। हाँ, वही इंग्लिश पोएट। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मेरा कोई पुराना बिछड़ा भाई मिल गया हो, और उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। जी हाँ, उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। सालों बाद जब मैं बिल्कुल नील हो चुका था, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था और जेमिनी स्टूडियो को छोड़ चुका था, तो कोई भी लेस कॉस्ट वाली चीज़ को देखकर मैं उसको खरीदने लगता था। मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर 50 पैसे की एक नई किताब का ढेर लगा हुआ था। मैंने 50 पैसे दिए और द गॉड दैट फेल्ड बुक की प्रिंट उठा ली। उसमें 6 एडिटर्स का नाम लिखा हुआ था। मैं उनके नाम पढ़ने लगा। आन ग्रिड, रिचर्ड राइट, इग्नोजिया सेलोन, आर्थर कोस्टलर, लुइस फिशर, स्टेफन स्पेंडर। स्टेफन स्पेंडर? क्या? उसका नाम पढ़कर मेरा दिल उजाले से भर गया। मेरी आंखों में पानी आ गया।
मुझे फिर उसकी याद आ गई। मुझे फिर ऐसा लगा कि मेरा कोई बिछड़ा भाई मुझे मिल गया हो। एक्चुअली जेमिनी स्टूडियो में इंग्लिश पोएट का अब कोई रहस्य नहीं रहा था। एक्चुअली इसको देखकर अब जेमिनी स्टूडियो के मालिक को स्टेफन स्पेंडर की पोएट्री के साथ इतना लगाव नहीं रहा था, लेकिन द गॉड दैट फेल्ड के साथ ये रहा था। So guys, finally the chapter ends here. This is the summary of your chapter Poet and Pancakes. कैसी लगी आपको वीडियो गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डू स्टडी, डू स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क and be sincere regarding your exams. All the very very best for your English exam. Thank you. Do subscribe my channel and share the video with your friends who need this video